बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर। आज हम कल वाले लेक्चर का बकिया हिस्सा मुकम्मल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कल हमने मीर हसन की मसनवी सहरुल बयां से इक़्तिबास पढ़ा था, जो आपकी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 93 पे है। आज हम सफ़ा नंबर 94 पे जो अशार हैं उन सब की तशरीह करेंगे। दरहकीकत इस इक़्तिबास के अंदर मीर हसन बताते हैं कि बादशाह ने शहज़ादा बेनज़ीर के लिए महल के अंदर एक बाग तामीर करवाया और उस बाग के साथ मुल्हिका एक इमारत की तामीर और उसकी ज़िबाइश व आराइश का भी ज़िक्र हो रहा था। अभी जो शेर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें वो मीर हसन बताते हैं, रहें लखलखे इसमें रोशन मुदाम। लहलहे कहते हैं खुशबूदार पत्तियों को, यानी मुख्तलिफ़ खुशबुओं की मुख्तलिफ़ पत्तियों की मिली जुली खुशबू। लहलहे मुदाम हमेशा। मुअत्तर शबो रोज़ जिससे मुशाम, मुशाम क़ुव्वत शामा यानी सूंघने की हिस। मुअत्तर है उसमें बसी हुई है, खुशबू बसी हुई है। छप्पर खट वो मसहरी होती है जिसके ऊपर छत भी बनी हुई होती है। मुरस्सा जिसके अंदर जवाहरात जड़े हुए हों। और छप्पर खट मुरस्सा का दालान, दालान बरामदे को कहते हैं। चमकता था इस तरह हर आन में, ज़मीं पर थी इस तौर उसकी झमक। झमक होता है उसकी दमक, चमक, सितारों की जैसे फलक पर चमक। अब हम इन तीन अशार की तशरीह करते हैं। यहाँ पे बाग की खूबसूरती और रानाई का नक्शा खींचते हुए मीर हसन उस इमारत का भी ज़िक्र करते हैं जो बाग के अंदर है और जिसमें मखमल का फ़र्श बिछा हुआ है। इस कदर नर्म और मुलायम फ़र्श है कि वो कहते हैं कि बड़े बड़े लालची लोगों के पाँव वहाँ रुक जाते हैं और वो उससे आगे कदम बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं रखते। इस इमारत में मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम की खुशबुएँ हैं जो दिन रात चारसू को मुअत्तर करती हैं, जिनकी वजह से क़ुव्वत शामा हर वक्त खुशबू में बसी रहती है। दालान यानी बरामदे में शहज़ादे के लेटने और बैठने के लिए जो मसहरी बनाई गई है उसमें हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं और इन हीरे और जवाहरात की वजह से वो मसहरी हर वक्त चमकती रहती हैं। वो कहते हैं कि ज़मीन पर इन हीरे और जवाहरात का जो जड़ाव है वो मसहरी की चमक दमक को यूं बढ़ा देता है और यूं लगता है कि जैसे आसमान पर सितारे चमकते दमकते हैं। आगे वो बयान करते हैं, ज़मीन पर थी इस तौर उसकी चमक। ये हो गया ज़मीं का करूँ वहाँ की क्या मैं बयां। ज़मीं का करूँ वहाँ की, वहाँ से मुराद है वहाँ, क्या मैं बयां कि संदल का एक पार छा था आया। अब यहाँ पे बात हुई बाग की, फिर साथ इमारत की, फिर उसमें अब वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आ रहे हैं। दालान का ज़िक्र हुआ, दालान में लगी मसहरी के हुस्न को उन्होंने बयान किया और अब वो बात कर रहे हैं कि मैं उस ज़मीन का क्या ज़िक्र करूँ, उस बाग की ज़मीन का, कि यूँ मालूम होता है, पारचा का मतलब होता है टुकड़ा, कि वो बाग की ज़मीन वो कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों के कसरत से उगे हुए होने की वजह से और चार सू उन खुशबुओं के फैले होने की वजह से शायद कहते हैं कि उस बाग की ज़मीन को मैं बयान ही नहीं कर सकता। यूँ समझ लीजिए कि जैसे वो संदल जो कि खुशबूदार लकड़ी होती है, वो कहते हैं कि उसके टुकड़े हैं जिनको नस्ब कर दिया गया है, जिसकी वजह से सारा बाग खुशबुओं से मुअत्तर है, मुअम्बर है और महका महका महसूस होता है। आगे वो बयान करते हैं कि बनी संगमरमर की चौपड़, चौपड़ होता है कि मतलब चार शाखों में तकसीम, चारों तरफ चारों इतराफ़ को निकलने वाली नहर, गई चारसू उसके पानी की लहर। जी, अब ज़मीन के बाद वो अगली चीज़ जिसको मौज़ू सुख़न बनाते हैं वो कहते हैं कि उस बाग के अंदर एक नहर भी है, जिस नहर को किस तरह से वो बयान करते, वो कहते हैं कि बाग के अंदर जो मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम के दरख्त और पौधे हैं उनको सैराब करने की गरज से जो आबेजू बनाई गई है, जो नहर बनाई गई है, एक तरफ वो खूबसूरत संगमरमर से बनाई गई है
اور دوسرا یہ کہ اسے 4 شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، گویا 2 نہریں ایک طرف کو زاویہ قائمہ پر قطع کرتی ہیں اور اس طرح باغ کے کونے کونے تک پانی آسانی اور روانی کے ساتھ جا پہنچتا ہے۔ کرینے سے گرد اس کے سرو سہی، سرو کا درخت کرینے سے سلیقے سے اس نہر کے گردا گرد وہ کہتے ہیں کہ سرو کے پودے لگائے گئے ہیں، کچھ ایک دور دور اس سے سیب و بہی، یعنی کچھ فاصلے پر ان سے سیب اور بہی کے پودے لگائے گئے ہیں۔ سیب کا تو آپ کو پتہ ہے، اور بہی بھی ایک امرود سے ملتا جلتا پھل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھی پودے کس طرح سے لگائے گئے ہیں مزید خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہر کے چاروں طرف سیدھے سرو کے درخت اگائے گئے اور پھر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سیبوں اور بہی کے پھلدار درخت بھی لگائے گئے ہیں۔ اور پھر آگے کیا ان سب پر مستضاد یہ کہ وہ کہتے ہیں کیوں کہوں کیا میں کیفیت دار بست، دار بست کہا جاتا ہے ایسی جگہ جہاں پر انگور وغیرہ کی بیل چڑھائی جائے، یعنی بیل چڑھانے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے۔ لگائے رہیں تاک واں میں پرست، میں پرست شرابی، شراب کے رسیا، وہ کہتے ہیں جن لکڑیوں پر انگور کی بیلیں چڑھائی گئی تھیں ان کی خوبصورتی، ان کی جاذبیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی سے ہی شراب کے رسیا، شرابی، شراب پینے والے، شراب پرست جو ہیں یا میں پرست جو ہیں ان پر نظریں گاڑے اس آس میں بیٹھے ہیں کہ کب ان پر انگور لگیں، کب وہ پکیں، کب ان سے شراب کشید ہو اور کب وہ اس شراب کو پی کر لطف اندوز ہوں۔ زمرد کی مانند سبزے کا رنگ، زمرد کی مانند سبزے کا رنگ، روش پر جواہر لگا جیسے سنگ، روش راستے کو کہتے ہیں، جواہر موتی جیسے سنگ یعنی پتھر کی مانند، زمرد سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ شہزادہ بے نظیر کے اس باغ کے جو پھول پودے درخت اور سبزہ وہ اس قدر تازہ ہے اور شاداب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ باغ کی زمین پر اگا ہوا سبزہ زمرد کے قیمتی موتیوں کی طرح چمک رہا ہے۔ پھولوں کی روشوں کے اوپر پتھروں کی بجائے موتی اور جواہرات لگائے گئے ہیں۔ روشوں کی صفائی اس قدر تھی کہ آگے وہ بیان کرتے ہیں، روش کی صفائی پہ بے اختیار گل اشرفی نے کیا زر نثار۔ گل اشرفی زرد رنگ کے ایک پھول کو کہا جاتا ہے، زر سونے کو کہا جاتا ہے، نثار کرنا لٹا دینا، بکھیر دینا۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں گل اشرفی اس قدر کثیر تعداد میں باغ میں کھلا ہوا ہے کہ اس کی پتیاں روشوں پر بکھری یوں لگ رہی ہیں جیسے سونا بکھیر رہی ہوں یا سونا لٹا دیا گیا ہو۔ چمن سے بھرا باغ گل سے چمن، کہیں نرگس و گل کہیں یاسمن، یہ چمن سے بھرا باغ گل سے چمن۔ میر حسن لکھتے ہیں کہ باغ میں اس قدر کثرت اور بہتات سے پھول ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہیں نرگس کا پھول ہے، کہیں گلاب کا پھول ہے، کہیں چنبیلی کا پھول ہے، یاسمین چنبیلی، یعنی مختلف انواع و اقسام کے پھولوں کی اس قدر بھرمار ہے کہ وہ باغ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر طرح کے جو پھول ہیں گلاب، چنبیلی اور نرگس کے وہ سب اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ مختلف کیاریوں میں ان کو کرینے اور سلیقے سے لگایا گیا ہے اور پھولوں کی کثرت سے باغ یوں معلوم ہوتا ہے چمن آتش گل سے دہکا ہوا، کہ باغ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کو آگ لگی ہوئی ہو اور ان کی خوشبوؤں سے سارا باغ مہکا مہکا اور خوشبودار محسوس ہوتا ہو، ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو۔ پھولوں کی کثرت کے حوالے سے علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن،
इस पूरे इक़्तिबास के अंदर मीर हसन ने खूबसूरत बेहतरीन अंदाज में मंज़र निगारी की, बाग के मंज़र को बयान किया, इमारत के मंज़र को बयान किया, और उस इमारत के अंदर जो जो चीज़ें जिस जिस तरह से रखी गई और जो वो मंज़र पेश कर रही हैं, उन सब को खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान करते हुए किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। यानी फूलों का ज़िक्र किया, नहर का ज़िक्र किया, उस ज़मीन के टुकड़े का ज़िक्र किया जहाँ पर वो बाग लगाया गया था। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि वो एक कादरुल कलाम शायर हैं। और जिस सलीके और करीने से और कमाल से उन्होंने बाग की मंज़र निगारी की है, वो पूरी तस्वीर कारी के निगाहों के सामने आ जाती है, और किसी मंज़र को का कोई गोशा नज़रों से ओझल नहीं रहता। बाग में मौजूद फूलों, रविशों, क्यारियों, सब की उन्होंने खूबसूरत अंदाज में तस्वीर पेश की है। उन्होंने बाग में हुस्न शबाब के जलवे बखेरती हुई हसीन व जमील, अगर ये पूरी आप पढ़ें मसनवी, तो इसके अंदर आगे वो कनीज़ों का भी ज़िक्र करेंगे जो जिस तरह से चलती हैं, और मामूली से मामूली और छोटी से छोटी बात को भी वो यूँ बयान करते हैं कि सारा मंज़र इंसान या कारी या सामे के ज़हन में उसकी एक तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है। और इस हवाले से हम कह सकते हैं कि उनकी क़ुव्वत मुशाहदा काबिल दाद है, उसकी दाद देनी चाहिए। और फिर वही बात है कि जिस तरह ख़ुद वो इस मसनवी में बयान करते हैं अपने इस इस खूबसूरत मंज़र निगारी को बयान करने के हवाले से, वो कहते हैं कि नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी। यानी एक रवानी है, एक तसलसल है इसके अंदर कि किस तरह एक के बाद दूसरी चीज़ को, और कहीं भी हमें यूँ नहीं लगता कि वो जो एक तसलसल है, रवानी है, जो एक बहाव है उनकी शायरी के अंदर, वो कहीं भी हमें रुकता हुआ महसूस नहीं होता। उनके अल्फाज मोतियों की लड़ी मालूम होते हैं, और वो कहते हैं नई तर्ज है और नई है ज़ुबां, नहीं मसनवी है ये सहरुल बयां, कि वाकई ये सहरुल बयां है। और यही वजह है कि इतना अरसा गुज़र जाने के बावजूद मीर हसन की इस मसनवी सहरुल बयां की मकबूलियत कम नहीं हुई, इसकी शोहरत में इजाफ़ा ही हुआ है। और देखा जाए तो ये अपनी गुनागों खुसूसियात की बिना पर अभी भी अपने अंदर दिलचस्पी का अंसर लिए हुए है, और इसको एमए के सिलेबस में भी शामिल किया गया है मसनवी सहरुल बयां को। अगर मैं पहले भी वैसे बताती रहती हूँ कि नज़्म एक ही फ़िक्री इकाई होती है, उसमें एक ही मौज़ू को बांधा जाता है। हाँ, मुख्तलिफ़ उसके जो जुज़ियात होती हैं उनको मुख्तलिफ़ ज़ाविया निगाह से बयान करने की शायर कोशिश करता है। ये भी एक ही टॉपिक था जो आपकी, अगर मसनवी सहरुल बयां को मजमूई तौर पर लिया जाए तो उसमें तो मुख्तलिफ़ मनाज़िर हैं जो बयान किए जाते हैं, महल का, उसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन जो आग के सिलेबस में जो इक़्तिबास शामिल किया गया है, इसमें बाग की खूबसूरती के बाग को किस तरह से लगाया गया, उसमें कितनी अनवा इक़साम के पौधे हैं, क्या एहतमाम किया गया उस बाग को लगाने के लिए, और उस बाग को लगने के बाद उसमें जो इमारत है, फिर नहर है, आबियारी का जो सिलसिला है उसको चलाने के लिए नहर बनाई गई, और नहर किस तरह से बनाई गई, उसमें रविशें हैं, फूलों की बहुतात है, और इन सारी चीज़ों से इंसानी क़ुव्वत शामा पर जो असर होता है उसको भी शायर ने खूबसूरत अंदाज में बयान कर दिया।